मामाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीचित व्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या है, किन किन रीजंस की वजह से अस्थमा होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अर्ली एज में जो ना पता नहीं चलते, कभी कभी हम इग्नोर भी कर देते हैं। और अब क्या क्या आप छोटे छोटे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे अगर आपके बेबी को या आपको अगर अस्थमा है तो आपको थोड़ी सी राहत मिले। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, अस्थमा कभी भी किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है। इसकी कोई एज टाइम ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं कि इस एज में ही आपको होना है, लेकिन ज्यादातर छोटे बच्चों को अस्थमा हो जाता है या फिर ओल्ड एज में जो लोग होते हैं जो अबव 60 इयर्स होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यंगर पीपल को इतने ज्यादा चांसेस नहीं रहते, अदर देन अगर उनको कोई ऐसी एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है या फिर स्मोकिंग करने की अगर आदत है तो। अब देखिए, अस्थमा में होता क्या है, जो हमारा जो विंड पाइप है ना वो नैरो हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है और फिर वो फूल भी जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे म्यूकस जमा रहता है। अब म्यूकस की वजह से, कफिंग के वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। जब वो सांस लेने में जो दिक्कत होती है, जो डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होती है, जिसकी वजह से सांस नहीं आती है, घुटन जैसा महसूस होता है, उस कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो जाए। माइनर यानी कि ना कभी कभी जब सर्दी खांसी लग जाती है उस वक्त आपको ऐसे अस्थमेटिक फील होता है, उस वक्त आपको सांस नहीं आ रही होती है, वो इनहेलर से कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं। और मेजर में तो आपको हर वक्त छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना है, कभी भी अटैक्स आ सकते हैं। कभी भी अस्थमा अटैक्स जो होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। 5 इयर्स के अबव के बच्चों को कभी कभी अस्थमा हो जाता है। ये कैसे होता है, सबसे पहले अगर उनको डस्ट एलर्जी हो तो कभी है ना आप डस्टिंग कर रहे हैं या फिर धूल उड़ रही है, वो सांस में चला गया, उसकी वजह से उनको सर्दी खांसी हो रही है, बार बार सर्दी खांसी हो रही है। देखिए, अस्थमा ऐसे अचानक से नहीं होता है। आपके बेबी को बार बार मतलब साल में सिर्फ गर्मियों को 2-3 महीने छोड़ के बाकी पूरे साल 9 महीने उनको सर्दी खांसी रहती है। उनको बार बार कफ हो रहा है, बार बार ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो धीरे धीरे करके फिर वो अस्थमा हो जाता है। जैसे ही उनको सर्दी खांसी होती है वैसे उनको अस्थमा के अटैक्स आते हैं, उनको सांस नहीं आती है। या फिर जैसे ही धूल उड़ता है, डस्ट एलर्जी हो रही है, डस्ट उनके नाक में जा रहा है, उनके नाक तुरंत ही ब्लॉक हो जाते हैं और उनको सांस नहीं आती। तो अगर आपके बच्चों को डस्ट एलर्जी है या फिर वो किसी ऐसे एटमोसफियर में रहे जो बहुत ही ठंडी वाली है, जो उनको सूट नहीं करेगी, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है आपके वहां पे, फिर बहुत ज्यादा ठंडी रहती है आपके वहां पे, उस वक्त वो जो एटमोसफियर है, जो ठंडा एटमोसफियर है, वो जब बच्चों को सूट नहीं करता है, बार बार उनको कफ एंड कोल्ड होता है, बार बार उनको सांस लेने की जब वो तकलीफ बार बार स्टार्ट हो जाती है, उससे उनको अस्थमा हो सकता है। सेकेंड फिर है कि स्मोकिंग। अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है, बार बार वो रेगुलर स्मोकर है, और जो स्मोक का धुआं होता है वही बच्चे के लिए खराब होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी अगर कोई आपके घर में स्मोक करे तो उसको आप बच्चे से दूर रखें। ऑल आउट ये सब ना जलाए, क्योंकि ऑल आउट का जो धुआं होता है वो भी बच्चे के लिए सही नहीं होता है। अगर आपके बच्चे का कफ एंड कोल्ड जैसी है ना बार बार लगने वाली कोई बीमारी की कफ एंड कोल्ड बार बार होती है, तो उस वक्त तो आपको ऑल आउट ये सब दूर रखना होता है, क्योंकि उसके धुएं से है ना नर्व्स कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं। आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज की जो धुआं होते हैं उसकी वजह से भी अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे रीजन है जिनकी वजह से बच्चों को या यंग पीपल या बूढ़ों को अस्थमा हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि बार बार सर्दी खांसी लग जाती है। छोटा सा कुछ हुआ नहीं, छोटी सी धूल उड़नी, आपको है ना जैसे थोड़ी सी धूल आपके नाक में, क्या आपके नाक ब्लॉक हो जाते हैं, सर्दी खांसी बार बार सर्दी खांसी रहती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, रात को आप जब लेटते हैं सीधा तो आपको सांस नहीं आती, आपको ऐसे बैठे रह के, ऐसे झुके रह के सांस लेने की कोशिश करनी पड़ती। ये जो सारे सिम्टम्स है वो अस्थमा के पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। अब देखिए, अस्थमा का ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जो आप ट्रीटमेंट करा के आप अस्थमा को सही कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि बार बार अटैक्स ना आए, बार बार आपको सांस लेने की तकलीफ ना, आप अपने ब्रीदिंग को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास इनहेलर होना चाहिए। अगर आपको बहुत अटैक्स आ रहे हैं अस्थमा के, आपको बार बार सांस लेने की तकलीफ हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमेशा आपके पास इनहेलर्स होना बहुत जरूरी है। ये इनहेलर्स आपको आपके डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं, वही बताते हैं कि आपको कैसे लेना है, कब लेना है, किस
सिचुएशन में लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो आपके डॉक्टर्स ही आपको अच्छे से बता सकते हैं कि इनहेलर्स आपको कैसे यूज करने हैं। नेक्स्ट है योगा एंड एक्सरसाइज। आपको है ना हमेशा योगा और एक्सरसाइज, ब्रीदिंग के जो एक्सरसाइज होते हैं, ब्रीदिंग के जो योगाज होते हैं वो आपको करना बहुत जरूरी है। इससे आप ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज की आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको जो कफ एंड कोल्ड छोटी सी बात में लग जाती होती है वो नहीं लगेगी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस है जो आपके डॉक्टर्स भी आपको सिखाएंगे, तो वो सारे एक्सरसाइज आप करना जरूरी है। छोटे बच्चों को आप उनकी इम्यूनिटी बढ़े वैसी चीजें आपको उनको खिलानी होती है। बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, जिससे उनको इम्यूनिटी बढ़े। उनकी अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी छोटे एज में तो उनका कफ एंड कोल्ड कम होगा। कफ एंड कोल्ड कम होगा, वो एक्सरसाइज करेंगे, उनको ब्रीदिंग में कंट्रोल आएगा। ब्रीदिंग में कंट्रोल आएगा तो वो अस्थमा में कन्वर्ट जो होता है ना, धीरे धीरे अस्थमा हो जाता है, वो अस्थमा उनको नहीं होता है। एक और लास्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ऐसा कोई एटमोस्फियर में, अगर ऐसी कोई प्लेस में आप रहते हैं जहाँ पे है ना मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज है, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लगातार ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है तो आपको उस प्लेस में नहीं रहना चाहिए या फिर शिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे कि मैं अपना केस बताती हूँ। मैं पहले बॉम्बे में रहती थी, मुंबई में रहती थी, मेरे हस्बैंड की जॉब वहां पे थी। जिस दिन मैं शादी करके बॉम्बे गई, वहां से 3 साल तक मैं ऑलमोस्ट वहां पे रही। 3 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं रहा होगा जहाँ पे मुझको सर्दी खांसी ना हुई हो। मैं बहुत सारे प्रिकॉशंस लेती थी। मैंने है ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करना स्टार्ट किया था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा राहत भी मिली थी। लेकिन जब से है ना बहुत अच्छी बारिश होती थी या फिर विंटर्स आते थे, इतनी सर्दी खांसी मेरे को हो जाती थी। सिर्फ समर के 1 या 2 महीने में ठीक रहती थी, बाकी हर वक्त मेरे को सर्दी खांसी लगी रहती थी। तो मेरे डॉक्टर्स ने मुझको बोल ही दिया था कि अगर ये चलता रहा तो विद इन फ्यू ईयर्स आपको अस्थमा हो ही जाएगा, क्योंकि सर्दी खांसी की वजह से आपके जो चेस्ट है वो हमेशा भरा रहता है, जो कफ है वो हमेशा आपके चेस्ट के अंदर भरा हुआ रहता है। इसकी वजह से आपको कहना अभी तो बार बार सर्दी खांसी हो रही, फिर धीरे धीरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, फिर धीरे धीरे वो डस्ट एलर्जीज जो वो सब हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर विद इन फ्यू ईयर्स, ऐसे नहीं तुरंत ही, लेकिन विद इन फ्यू ईयर्स वो अस्थमा हो ही जाएगा। फिर हमने कॉल लिया कि हम फिर ट्रांसफर ले लेंगे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने जॉब ट्रांसफर लिया और मैं बड़ौदा आ गई। और यहाँ का वेदर मुझे सूट कर गया, तो अभी मेरे को बिल्कुल भी सर्दी खांसी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को फ्यूचर में कुछ अस्थमा जैसी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने अपना प्लेस चेंज कर दी। तो आपको भी ऐसा करना जरूरी है। हम सबसे जरूरी बात अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, जिनको या फिर आपके बच्चों को अस्थमा, वहां पे आपको हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डस्ट से भी कभी कभी नोज ब्लॉक हो जाते हैं। तो डस्ट ना हो, हाइजीन, क्लीनलीनेस, ये सब मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल श्रीजीत व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।